हम्म। तो जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। अफ्रीका के घने जंगलों या सवाना में हमारे पूर्वज झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं बिल्कुल। और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एक शेर अपना शिकार, मान लीजिए एक जिराफ को खाकर वहां से जाए। हाँ, क्योंकि उस वक्त हम इतने ताकतवर तो थे नहीं कि सीधे शिकार कर सके। सही कहा। और शेर के जाने के बाद लकड़बग्गों और गीदड़ों का झुंड आता है। वो बचा खुचा मांस खाते हैं और इंसान तब भी छिपा ही रहता है। इंतजार करता हुआ। एग्जैक्टली। जब सारे खूंखार जानवर चले जाते हैं ना, तब इंसान दबे पांव वहां पहुंचता है और उसके पास करने को कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि वो पत्थरों से उन बची हुई हड्डियों को तोड़े। और उनके अंदर का जो मज्जा होता है, यानी बोन मैरो, उसे चूज कर अपनी भूख मिटाए। हाँ, मतलब लाखों सालों तक हमारी यही हैसियत थी यार। हम्म। हम जानवरों की दुनिया के मिडिल मैनेजमेंट थे। साधारण से स्कैवेंजर्स जो सिर्फ जूठन खाते थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक कमजोर, डरा हुआ और हड्डियों का मैरो खाने वाला ये मामूली सा वानर अचानक पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर जीव कैसे बन गया? यह असल में इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज के इस डीप डाइव का आधार युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का के कुछ अंश है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे जीव विज्ञान, इतिहास और हमारी कल्पना की शक्ति ने मिलकर इस मामूली से वानर को इस ग्रह का निर्विवाद शासक बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम समय में पीछे जाएं तो 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, वहां से भौतिकी और रसायन विज्ञान शुरू हुआ। बिल्कुल। और करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीव विज्ञान आया। हाँ, लेकिन इंसानी इतिहास की असली कहानी जो है ना, वो शुरू होती है महज 70,000 साल पहले हुई कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति से। सही कहा। उससे पहले प्रकृति पर हमारा प्रभाव एक जेलीफिश या जुगनू से ज्यादा कुछ भी नहीं था। कला के बीच में रहने का हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ा। देखिए, हम हमेशा से शीर्ष पर नहीं थे। इस एक तथ्य को समझ लेना ही हमारे आज के व्यवहार को समझने की चाबी है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें ना, तो शुरुआत में ये जो हमारा बड़ा सा दिमाग है, वो किसी वरदान से ज्यादा एक बहुत बड़ी मुसीबत था। बिल्कुल, ऊर्जा चूसने वाली मशीन था वो। एग्जैक्टली। ये एक ऐसे स्टार्टअप की तरह था जिसने अपनी सारी फंडिंग बस एक सुपर कंप्यूटर खरीदने में लगा दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाई इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना है। ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? मतलब आज भी जब हम आराम कर रहे होते हैं, तब भी ये दिमाग शरीर की 25% ऊर्जा खींच लेता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इस भारी मांग को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों को लगातार खाना खोजना पड़ता था और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी मांसपेशियां कमजोर होती गईं। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की नहीं थी। इसके साथ ही दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने ने, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, उसने एक अलग ही तरह की चुनौती खड़ी कर दी। हाँ, सीधे चलने से दूर तक देखना आसान तो हुआ और हमारे हाथ शिकार या औजार पकड़ने के लिए आजाद भी हो गए। लेकिन जीव विज्ञान के स्तर पर इसका एक भारी नुकसान था। क्योंकि सीधे चलने के लिए इंसानी कंकाल को पूरी तरह बदलना पड़ा, राइट? बिल्कुल, हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ा और इसी वजह से आज भी इंसानों को पीठ और गर्दन के दर्द की इतनी शिकायत होती है। और महिलाओं के लिए तो ये विकासवादी समझौता और भी ज्यादा खतरनाक था। मतलब सीधे चलने के लिए कूल्हे संकरे हो गए, जबकि उसी समय बच्चों के दिमाग का आकार बड़ा हो रहा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। बड़े सिर वाले बच्चे को संकरे कूलों से जन्म देना जानलेवा हो गया था। ओहो। इसीलिए प्राकृतिक चयन ने उन बच्चों को जीवित रखा जो विकास की प्रक्रिया में अविकसित या समय से पहले पैदा हुए। अच्छा, तभी इंसानी बच्चे इतने असहाय होते हैं शुरुआत में। एग्जैक्टली। एक बिल्ली या गाय का बच्चा जन्म के कुछ ही घंटों या हफ्तों में खुद चलने लगता है, खाना खोजने लगता है, लेकिन इंसानी बच्चा सालों तक पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। और शायद इसी असहाय स्थिति ने असल में मानव समाज की नींव रखी होगी, क्योंकि एक बच्चे को कई सालों तक पालने के लिए एक व्यक्ति तो काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसके लिए पूरे परिवार और कबीले की जरूरत थी। लेकिन यार, इन सब के बावजूद हम फूड चेन के बीच में ही अटके हुए थे। फिर हमारी किस्मत पलटी आग से। आग ने तो सब कुछ ही बदल दिया। हाँ, आग ने सिर्फ हमें गर्माहट या रोशनी नहीं दी, इसने हमारा पूरा पाचन तंत्र ही बदल कर रख दिया।
आग से खाना पकाने के चमत्कार ने गेहूं, चावल और आलू जैसी चीजों को हमारे पचने लायक बना दिया। और समय भी बचाया। जहां चिंपैंजी दिन में 5 घंटे सिर्फ कच्चा खाना चबाने में बिताते हैं, इंसान को पका हुआ खाना खाने में सिर्फ 1 घंटा लगने लगा। और हमारी आंतें छोटी हो गई और जो ऊर्जा पाचन तंत्र में खर्च होती थी वो सीधे हमारे बड़े दिमाग को मिलने लगी। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो आग की बदौलत इंसान शेर और शार्क की तरह लाखों सालों में धीरे धीरे शीर्ष पर नहीं पहुंचा। मतलब रातों रात पहुंच गया? लगभग वैसा ही। शेर को फूड चेन के टॉप पर पहुंचने में लाखों साल लगे, जिससे बाकी प्रकृति ने उसके साथ संतुलन बना लिया। हिरणों ने तेज दौड़ना सीख लिया। हाँ। लेकिन इंसान के पास आग थी, उसने सीधा छलांग लगाई। इतनी तेजी से टॉप पर पहुंचने के कारण न तो इकोसिस्टम इसके अनुकूल ढल पाया और न ही हम खुद। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को इस नई ताकत की आदत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मतलब हम आज भी अंदर से बनाना रिपब्लिक के किसी तानाशाह की तरह हैं। हाँ, सही कहा। एक ऐसा तानाशाह जिसने अभी अभी तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई है। शेर शांत और आत्मविश्वासी होता है क्योंकि वो जन्मजात राजा है। लेकिन हम इंसान डरे हुए हैं, है ना? हमें लगता है कि कोई भी हमें हमारी गद्दी से उतार सकता है, और शायद यही डर हमें इतना आक्रामक और इतना खतरनाक बनाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये असुरक्षा की भावना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो इतना डरावा और असुरक्षित है, वो तब कैसा बर्ताव करेगा जब उसका सामना किसी और मानव प्रजाति से होगा। उफ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि हम अकेले इंसान तो थे नहीं। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि होमोजीनियस में सिर्फ सेपियंस ही नहीं थे। हाँ, धरती पर एक ही समय में कम से कम 6 मानव प्रजातियां एक साथ रह रही थीं। 6? वाओ! यूरोप और पश्चिमी एशिया की बर्फीली जलवायु में निएंडरथल रहते थे। पूर्वी एशिया में होमो इरेक्टस थे, साइबेरिया में डेनिसोवन थे, और इंडोनेशिया के एक द्वीप पर 1 मीटर लंबे बौने इंसान भी रहते थे। तो जब हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैलने लगे तो किन बाकी मानव प्रजातियों का क्या हुआ? सेपियंस ने अपनी श्रेष्ठता के चलते संसाधनों पर कब्जा कर लिया और बाकी प्रजातियों को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया, या तो उन्हें भूखा मारकर या फिर सीधे कत्लेआम करके। रुको, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह सच तो नहीं हो सकती ना? क्योंकि अगर हमने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया होता तो आज आधुनिक लोगों के डीएनए में उनका हिस्सा कैसे मिलता? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि 2010 में निएंडरथल जीनोम की मैपिंग से पता चला कि आधुनिक यूरोपीय और मध्य पूर्वी लोगों के डीएनए में 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए है। हाँ, और कुछ आबादियों में तो डेनिसोवन डीएनए 6% तक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम पूरी तरह से प्योर सेपियंस नहीं हैं। कहीं ना कहीं इंटरब्रीडिंग यानी आपस में संबंध बने थे। देखिए, जीव विज्ञान सिर्फ काले और सफेद में नहीं बटा होता, इसमें ग्रे एरिया भी होते हैं। हाँ, कुछ विलय हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं था। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली संभावना की ओर इशारा करता है। वो क्या? क्या हमने अपनी ही जैसी अन्य मानव प्रजातियों का इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा जातीय सफाया या एथनिक क्लिंजिंग किया था? बाप रे! वो हमारे इतने करीब थे कि हम उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हमसे इतने अलग भी थे कि हमारी उसी तानाशाह वाली मानसिकता ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अगर हम लड़ाई की बात करें तो शारीरिक रूप से निएंडरथल हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बहुत ज्यादा ताकतवर। उनके दिमाग का आकार भी हमारे दिमाग से बड़ा था। हाँ। और वो यूरोप की जमा देने वाली सर्दी के पूरी तरह व्यस्त है। एक आमने सामने की लड़ाई में कोई भी सेपियंस निएंडरथल से जीत ही नहीं सकता था। तो फिर हम ये रेस कैसे जीत गए? हमारी जीत का राज हमारी मांसपेशियों में नहीं था, बल्कि हमारे संवाद करने के तरीके में था। लगभग 70,000 साल पहले एक आनुवांशिक म्यूटेशन के कारण हमारे दिमाग की वायरिंग बदल गई, जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन भाषा तो जानवरों के पास भी होती है। हरे बंदर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को कह सकते हैं कि सावधान, शेर आ रहा है। हाँ, पर सेपियंस की भाषा सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रही। तो फिर इसमें नया क्या था? हमारी भाषा इस बात पर विकसित हुई कि नदी के पास जो कबीला है, वहां किसका किससे झगड़ा चल रहा है।
हाँ, अच्छा। इसे आप गपशप या गॉसिप कह सकते हैं। विकासवाद के नजरिए से गॉसिप कोई बुरी आदत नहीं है, ये हमारे अस्तित्व को बचाने का सबसे अहम टूल था। हाँ, ये तो बिल्कुल प्राचीन पत्रकारिता की तरह हो गया है। मतलब इंसान एक सामाजिक प्राणी है। ये जानना बहुत जरूरी था कि समूह में कौन धोखेबाज है, कौन वफादार है और किस पर भरोसा किया जा सकता है। कि युद्ध के समय कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। और शायद इसी भरोसे ने हमें निएंडरथल्स के खिलाफ एक बड़ा सामरिक फायदा दिया होगा। बिल्कुल, निएंडरथल शायद सिर्फ अपने छोटी परिवार के साथ लड़ सकते थे, लेकिन सेपियंस गपशप के जरिए 50-60 लोगों का एक सुगठित समूह बना सकते थे जो मिलकर एक जटिल चक्रव्यूह रच सकता था। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि समाजशास्त्र में गपशप की इस ताकत की एक लिमिट बताई गई है, जिसे डनबर नंबर कहा जाता है। हाँ, द डनबर नंबर हमारे दिमाग के बाहरी हिस्से यानी नियोकॉर्टेक्स के आकार के कारण एक इंसान गपशप और व्यक्तिगत जान पहचान के जरिए अधिकतम 150 लोगों के साथ ही स्थिर सामाजिक संबंध बनाए रख सकता है। सिर्फ 150? हाँ, आज भी अगर कोई कंपनी या सैन्य टुकड़ी 150 लोगों से छोटी है तो वो बिना किसी सख्त नियम कानून के आपसी भरोसे पर चल सकती है। तो अगर हमारी बायोलॉजी हमें सिर्फ 150 लोगों तक सीमित रखती है, तो ये आज की दुनिया कैसे काम कर रही है? हम 2 करोड़ की आबादी वाले शहर कैसे चला रहे हैं यार? लाखों सैनिकों की फौज कैसे एक साथ खड़ी हो जाती है? गपशप से तो एक साम्राज्य नहीं चल सकता ना। बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हमने अपनी बायोलॉजी को कैसे चकमा दिया? इसका रहस्य उस चीज में छिपा है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। हमने काल्पनिक वास्तविकता या फिक्शन का आविष्कार किया। हाँ, मतलब उन चीजों के बारे में बात करना जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जैसे देवता, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद और बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां। सही पकड़े हैं। आप कभी भी किसी चिंपांजी को ये कहकर अपना केला देने के लिए राजी नहीं कर सकते कि अभी मुझे अपना केला दे दो, मरने के बाद चिंपांजियों के स्वर्ग में तुम्हें हजारों केले मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा अमूर्त सौदा सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता है। स्रोत सामग्री में दी गई कार कंपनी प्यूजो का उदाहरण इस सामूहिक कल्पना को बेहतरीन तरीके से समझाता है। हाँ, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्यूजो एक विशाल कंपनी है। हम कहते हैं कि प्यूजो मौजूद है, लेकिन वास्तव में प्यूजो है क्या? क्या वो उसकी कारें हैं? नहीं। क्या वो उसके कर्मचारी या सीईओ हैं? बिल्कुल नहीं। अगर सारे कर्मचारी इस्तीफा दे दें, तब भी प्यूजो रहेगी। अगर उसके सारे कारखाने जलकर खाक हो जाए ना, तब भी कंपनी खत्म नहीं होगी। वो बैंक से नया लोन लेगी और नए कारखाने बना लेगी। तो फिर प्यूजो है क्या? प्यूजो एक लीगल फिक्शन है। लीगल फिक्शन? हाँ, ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। ये सिर्फ वकीलों की कल्पना में मौजूद एक कानूनी दस्तावेज है। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिस पर बैंक, सरकार और आम लोग विश्वास करते हैं। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन काल के जादूगर या पुजारी मंत्र पढ़कर किसी आत्मा या भगवान का आह्वान करते थे। बहुत सही तुलना है। आज के दौर में वकील एक चमकीले कागज पर कुछ अजीब से कानूनी शब्द लिखते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं और अचानक एक नई कंपनी का जन्म हो जाता है। जादू की तरह। हाँ। और अगर प्यूजो सिर्फ कागज पर है, तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार, हमारे देश की सीमाएं और हमारा पूरा न्याय तंत्र महज एक सामूहिक हेलुसिनेशन है, एक कलेक्टिव इमेजिनेशन। और ये सब झूठ नहीं है, क्योंकि हम सब इस पर एक साथ विश्वास करते हैं, इसलिए इसका दुनिया पर असली प्रभाव पड़ता है। और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसी सामूहिक कल्पना ने होमो सेपियंस को आनुवांशिक विकास के धीमे चक्र से आजाद कर दिया। मतलब? अन्य जानवरों को अपना व्यवहार बदलने के लिए लाखों सालों के डीएनए म्यूटेशन का इंतजार करना पड़ता है। हाँ। लेकिन इंसान अपनी कहानी बदलकर रातों रात अपना व्यवहार बदल सकता है। कोई उदाहरण? जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में लाखों लोगों ने अचानक राजाओं के दैवीय अधिकार की कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। और समानता और मानवाधिकार की नई कहानी को सच मान लिया। वाह, ये तो बहुत तेजी से हुआ। एक और उदाहरण कैथोलिक पादरियों का है। विकासवाद का सबसे बुनियादी नियम क्या है? बच्चे पैदा करके अपने जीन को आगे बढ़ाना। राइट। लेकिन पादरी सदियों से बिना बच्चे पैदा किए अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी पे विश्वास करते हैं। ओह, ये कल्पना की ताकत ही है जिसने हमें एक अजेय शक्ति बना दिया। लेकिन इन जटिल कहानियों जैसे धर्म और राष्ट्र को गढ़ने से पहले
और खेती शुरू करने से पहले हमारे पूर्वज असल में कैसा जीवन जी रहे थे? शिकारी संग्रहकर्ताओं का जीवन कैसा था? खेती से पहले के इन शिकारी संग्रहकर्ताओं को अक्सर इतिहास की द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी यानी असल मायनों में सबसे अमीर और सुखी समाज कहा जाता है। वेट, एक मिनट, मुझे यहाँ सख्त आपत्ति है। कैसी आपत्ति? ओह, क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि गुफाओं में सोना, शेर चीतों से जान बचाकर भागना और बिना किसी आधुनिक चिकित्सा के रहना आज के 9 से 5 की नौकरी वाले जीवन से बेहतर था? ये तो अतीत को बहुत ज्यादा रोमानी या रोमांटिसाइज करने वाली बात हो गई ना? देखिए, आपकी आपत्ति बिल्कुल वाजिब है। अमीर होने का मतलब यहाँ भौतिक संपदा से नहीं है, बल्कि समय और स्वास्थ्य से है। अच्छा। आज का आम इंसान हफ्ते में 40 से 60 घंटे काम करता है, तनाव में रहता है, लेकिन वो शिकारी संग्रहकर्ता हफ्ते में मुश्किल से 35 से 45 घंटे ही खाना खोजने का काम करते थे। ये बात तो है। उनके पास बर्तन धोने, घर साफ करने या ईएमआई भरने का कोई तनाव नहीं था। वो जो कुछ भी खाते थे, मशरूम, फल, खरगोश, जड़ें, उनका आहार इतना विविध था कि उन्हें कुपोषण नहीं होता था। उफ, और चूंकि वो छोटे समूहों में घूमते थे, इसलिए आज की तरह कोई बड़ी महामारियां भी नहीं फैलती होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत में इस जीवन का एक बहुत ही खौफनाक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। पराग्वे के जंगलों में रहने वाली अचे जनजाति का उदाहरण। बिल्कुल। जब समूह का कोई बुजुर्ग या बच्चा बीमार हो जाता था तो वो उसे पीछे मरने के लिए छोड़ देते थे या मार डालते थे। वहां एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम ही गिद्ध की बीट पड़ गया था। हाँ, वल्चर ड्रॉपिंग्स। क्योंकि जब वो बीमार पड़ा तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था और गिद्धों ने उसे मरा हुआ समझकर उस पर बीट कर दी थी। क्या ये एक आदर्श समाज की निशानी है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ। हमें न तो उनके जीवन को आदर्श मानना चाहिए और ना ही उन्हें क्रूर राक्षस समझना चाहिए। अच्छे लोगों का ऐसा करना घने जंगलों के कठोर सर्वाइवल नियमों का नतीजा था। मजबूरी थी उनकी। एक बीमार व्यक्ति पूरे समूह की गति धीमी कर सकता था, जिससे सभी की जान जा सकती थी। लेकिन वही अच्छे लोग आपस में बेहद हंसमुख थे। उनमें कोई बॉस या कर्मचारी वाली ऊंच नीच नहीं थी और वो अपना खाना बिना किसी स्वार्थ के बांटते थे। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, उस जमाने में एक अकेले इंसान का व्यक्तिगत ज्ञान आज के आधुनिक इंसान से कहीं ज्यादा था। उसमें कोई शक नहीं है। आज हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। अगर बिजली कट जाए और सुपरमार्केट बंद हो जाए ना, तो हम में से ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में भूख से मर जाएंगे। लेकिन वो प्राचीन इंसान अपने पर्यावरण के हर पेड़, हर जानवर, हर मौसम की गहरी समझ रखता था। बिल्कुल। लेकिन ये मत सोचिए कि वो पर्यावरण के साथ पूरी तरह से शांति और तालमेल से रह रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां भी सेपियंस गए, उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम इंसान इतिहास के सबसे बड़े इकोलॉजिकल सीरियल किलर हैं। रुको, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। जरा ऐसे तथ्यों से साबित करें। ठीक है। 45,000 साल पहले जब इंसान पहली बार समुद्री यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो वहां का इकोसिस्टम पूरी तरह से अलग था। कैसा था? वहां 200 किलो के विशाल कंगारू थे, शेरों जितने बड़े मार्supial थे और 2.5 टन का एक जानवर था जिसे डाइप्रोटोडॉन कहा जाता है। बाप रे, 2.5 टन! हाँ, लेकिन इंसानों के वहां पहुंचने के कुछ ही हजार सालों के भीतर ऑस्ट्रेलिया के 24 सबसे बड़े जानवरों में से 23 हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। मैं यहाँ फिर से टोकना चाहूंगा, क्या हम इन विलुप्तियों का पूरा दोष इंसानों पर मढ़ सकते हैं? लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं। मतलब क्या ये संभव नहीं है कि उस समय कोई बड़ा क्लाइमेट चेंज या हिमयुग आया हो जिसने इन जानवरों को खत्म कर दिया हो? क्या लकड़ी के भालों वाले चंद इंसानों के पास सच में इतने बड़े जानवरों को मिटा देने की क्षमता थी? ये बचाव अक्सर दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य इस क्लाइमेट चेंज की थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। वो कैसे? पहली बात, अगर सिर्फ जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार था, तो उसी समय समुद्र के जीवों को क्या हुआ? समुद्री जीवों में कोई विलुप्ति नहीं देखी गई, केवल जमीन पर रहने वाले बड़े जानवर ही खत्म क्यों हुए? ये तो सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। जब इंसान न्यूजीलैंड पहुंचे तो वहां भी यही हुआ। साइबेरिया के पास रैंगल द्वीप पर मैमथ्स लाखों सालों से बचे हुए थे, लेकिन जैसे ही 4000 साल पहले इंसान वहां पहुंचे, मैमथ्स गायब हो गए। जहां जहां सेपियंस के कदम पड़े, वहां बड़े जानवरों का सफाया हो गया। तो इंसानों ने बिना किसी मशीन गन या तोप के ये सब कैसे किया?
तरीका क्या था उनका? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, विशाल जानवर बहुत धीमी गति से प्रजनन करते हैं। अगर इंसान एक साल में केवल 1 या 2 डाइप्रोटोडॉन का शिकार करे तो जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर होने के कारण वो कुछ ही सदियों में खत्म हो जाएंगे। राइट। दूसरा, उन जानवरों ने इंसानों से डरना कभी सीखा ही नहीं था। हम देखने में किसी खूंखार शिकारी जैसे नहीं लगते, इसलिए वो जानवर हमसे भागे नहीं और आसानी से मारे गए। और तीसरा और सबसे घातक हथियार था फायर एग्रीकल्चर। मतलब जंगलों में जानबूझकर आग लगाना? हाँ, शिकार को आसान बनाने के लिए इंसान पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा देते थे। आग से घबराकर जानवर बाहर भागते और आसानी से शिकार बन जाते। ओह माय गॉड। लेकिन इस प्रक्रिया में पूरा पर्यावरण बदल गया। केवल यूकेलिप्टस जैसे पेड़ जो आग सह सकते थे वो बचे रहे, बाकी पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई और बड़े जानवर भूखे मर गए। यार, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। इसका मतलब है कि प्रकृति को नष्ट करने की हमारी आदत औद्योगिक क्रांति या आधुनिक कार्बन उत्सर्जन से शुरू नहीं हुई है। ये आदत तो हमारे डीएनए में तब से है जब से हमने अफ्रीका छोड़ा था। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कहानी ये है कि वो डरा हुआ, कमजोर और बोन मैरो खाने वाला वानर दुनिया का राजा इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास बड़े दांत या पैने नाखून थे। वो राजा इसलिए बना क्योंकि उसने आग पर काबू पाया, गपशप के जरिए बड़े समूह बनाए और सबसे अहम बात, उसने काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करना सीखा। आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। वो डरा हुआ वानर जो सवाना की झाड़ियों में छिपता था, वो आज कंक्रीट और कांच के बड़े बड़े दफ्तरों में बैठा है। हमारा दिमाग आज भी उसी तरह काम करता है। हम आज भी राष्ट्र, धर्म, डॉलर और शेयर बाजार जैसी सामूहिक काल्पनिक कहानियों के सहारे ही जी रहे हैं। और जरा सोचिए, अगर कल सुबह पूरी दुनिया के लोग अचानक ये तय कर ले कि कागज के उन टुकड़ों की यानी पैसों की कोई कीमत नहीं है, तो कुछ ही घंटों में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हमारा पूरा वजूद इन कहानियों पर टिका है। यही इस डीप डाइव की सबसे बड़ी सीख है। तो अंत में जाने से पहले एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं, जिस पर आप अकेले में जरूर सोचिएगा। चूंकि हमारा पूरा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सफलता केवल उन काल्पनिक कहानियों पर टिकी हैं जिन्हें हम सब मिलकर सच मान लेते हैं, तो आज के समय में हम सब ऐसी कौन सी कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं जिन्हें आज से 1000 साल बाद की पीढ़ियां पूरी तरह से बेतुका, हास्यास्पद और शायद खतरनाक मानेंगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद को हिला सकता है। तो इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। चीजों की तह तक जाते रहिए और अपनी खुद की बनाई हुई इन काल्पनिक वास्तविकताओं पर सवाल उठाते रहिए।